तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से होशिनोको के एपिसोड के बारे में। तो पिछले एपिसोड में आप सभी देखा था कि रूबी और एक्वा किंडरगार्टन स्कूल को जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और आई उनको रेडी कर रही होती है। खैर अब देखते हैं कि हम सभी उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों रेडी होने के बाद एक्वा और रूबी एक झूले पर जाकर खड़े होकर खेल रहे होते हैं, जहाँ पर एक्वा रूबी से बोलता है कि यार तुम सच बताओ, तुम बच्ची हो क्या? क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों ने पहले भी स्कूल पढ़ रखा है और देखा जाए तो तुम लॉजिकली 18 साल की हो चुकी हो, फिर भी तुम ऐसे बच्चे वाला हरकत क्यों कर रही हो? और एक्वा की ये बात सुनकर रूबी थोड़ी बहुत डर जाती है, क्योंकि वो सोचने लगती है कि अगर मैंने एक्वा को अपनी रियल एज बता दी तो शायद से एक्वा मुझे बच्चों तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एक्वा बहुत ही ओल्ड लड़का है। और इसी वजह से रूबी बात को चेंज करने की कोशिश करती है और एक्वा से बोलते है कि देखो अभी हम सभी बच्चे हैं और प्लीज़ अपने पुराने दिनों के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब हम दोनों बच्चे हैं और शायद से हम लोग को बच्चों की तरह ही रहना चाहिए। जिस पर एक्वा कहता है कि हाँ मैं जानता था तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगी। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा एक बुक पढ़ने लगता है और रूबी जाकर झूले पे खेल रही होती है और एक्वा बुक पढ़ रहा होता है। और एक्वा को बुक पढ़ते हुए देखकर टीचर्स भी सोचने लगते हैं कि ये बच्चा कितना ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि ये इस समय फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा है जो कि हम खुद नहीं पढ़ पाते। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि एक्वा और रूबी डांस क्लास के लिए आए होते हैं, जहाँ पर रूबी डांस का नाम सुनकर वहाँ से भागने लगाती है और एक्वा उसके पीछे आता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि रूबी एक पेड़ पर पीछे जाकर छुप जाती है और रोने लगती है, जिसे देखकर एक्वा कहता है कि तुम वहाँ से भाग के क्यों आ गई? जिस पर रूबी एक्वा बताती है कि देखो मुझे डांस करना नहीं आता और मैं जानती हूँ कि अगर मैंने डांस किया तो शायद से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तभी एक्वा रूबी समझाता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने पिछले जन्म में अपनी पूरी लाइफ एक बंद कमरे बताई है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी उस समय। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें डांस करना उस समय काफ़ी ज़्यादा पसंद था और अब तुम डर रही हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या हो जाएंगे। और एक्वा की ये बात सुनकर रूबी एक्वा को बताती है कि मैं पिछले जन्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करती थी। मैं जानती हूँ कि मैं आई की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी और इसी वजह से मैं आई की तरह बनना चाहती थी और मैं डांस करने की कोशिश किया करती, लेकिन मेरे पैर मेरे साथ नहीं दिया करते थे क्योंकि मैं बीमार थी और मैं चल भी नहीं पाती थी। डांस दूर की बात थी मेरे लिए और इसी वजह से मैं डरती हूँ कि मैं कहीं डांस करते गिर ना जाऊँ। और रूबी की ये बात सुनने के बाद एक्वा रूबी समझाता है कि देखो वो तुम्हारी पिछले जन्म की लाइफ थी, इस जन्म के अंदर तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम डांस कर सकती हो। और एक्वा की ये बात सुनकर रूबी थोड़ी बहुत मोटिवेट होती है और घर जाकर वो डांस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है एक रूम में जाकर। लेकिन रूबी बार बार गिर जाती है क्योंकि उसे डांस करने से डर लगता है, क्योंकि उसे फिर से अपनी पिछले जन्म की याद आती है कि वो डांस नहीं कर सकती और इसी वजह से बार बार रूबी गिर जाती है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर आई आती है और रूबी से बोलती है कि बच्ची तुम क्या यहाँ डांस करने की कोशिश कर रही हो क्या? जिस पर रूबी कहती है कि हाँ मैं डांस करने की कोशिश कर रही थी। और फिर आई बोलती है रूबी से कि चलो हम दोनों एक साथ डांस करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलो हम अपने ओल्ड सॉन्ग पे डांस करते हैं। मेरा एक ओल्ड सॉन्ग है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और ये बोलकर आई डांस करने लगती है, लेकिन रूबी उसे देखकर थोड़ी बहुत शॉक्ड होती है क्योंकि आई अपने स्टेप्स को गलत कर रही होती है। और तभी रूबी आई से बोलती है कि माँ आप थोड़े बहुत स्टेप गलत कर रही हो। जिसके बाद आई रूबी से बोलती है कि बेटा तुमने मेरा ये सॉन्ग कहाँ सुना था? क्या तुमने मेरी एल्बम देख रखी है ये वाली? जिस पर रूबी कहती है कि हाँ माँ मैंने आपकी एल्बम देख रखी है सारी की सारी। और ये बोलने के बाद रूबी अपने पिछले जन्म के बारे में याद करती है, जहाँ पर वो ये सोचती है कि वो पहले आई के बारे में बहुत कुछ जानती थी और इवन वो आई के सारे सॉन्ग कम से कम 1000 बार सुना करती थी और देखा करती थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस समय रूबी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और उसके पास ये देखने के अलावा कोई काम नहीं था। खैर इसके बाद हम सभी को प्रेजेंटेशन दिखाया था, जहाँ पर आई रूबी से बोलती है कि चलो बेटा तुम मेरी यही स्टेप करने की कोशिश करो। एंड रूबी ऐसा ही करती है, लेकिन वो स्टेप्स करते हुए दोबारा नीचे गिर जाती है। जिस पर आई रूबी से बोलते कि बेटा तुम गिर क्यों रही हो? लगता है कि तुम्हें गिरने की हैबिट हो चुकी है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ट्राई करो तुम कर पाओगी। लेकिन तभी रूबी अपने पिछले जन्म के बारे में सोचती है और कहती है कि मैंने इस स्टेप को करने की 1000 बार कोशिश करी है,
लेकिन मैं बार बार गिर जाया करती थी और इसी वजह से रूबी इस स्टेप को करने से डर चुकी है और वो सोचते कि शायद से अब वो डांस नहीं कर सकती। और ये सोचने के बाद रूबी वहाँ पर रोने लगती है, लेकिन फिर भी आई रूबी को मोटिवेट करती है एंड आई की बात सुनकर रूबी प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। और फिर हम सभी देखते हैं कि रूबी अब फिर से गिर नहीं रही है बल्कि वो डांस कर पा रही है, जिसे देखकर रूबी खुद खुश होती है कि वो डांस कर पा रही है। और इसके साथ दोस्तों हम सभी देखते हैं कि एक्वा भी छुपकर रूबी को देख रहा होता है डांस करते हुए, और डांस करते हुए रूबी को देखकर एक्वा खुश होता है और कहता है कि रूबी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, उससे एक्टिंग भी आती है और इवन अब तो वो डांस भी कर पा रही है। सच में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। खैर एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हमारी आई अपना गेटअप चेंज करके किसी टेलीफोन बूथ पे बात कर रही होती है, और वो किसी और से नहीं बल्कि रूबी और एक्वा के फादर से बात कर होती है, जहाँ पर वो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड बताती है कि रूबी और एक्वा अब बड़े हो चुके हैं। और ये बोलने के बाद आई सोचने लगती है कि एक बार आई जब एक्वा और रूबी को बात करते सुन रही थी, जहाँ पर एक्वा और रूबी अपने फादर के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि आखिरकार हमें अभी तक पता नहीं चला कि हमारा फादर है कौन। और ये बात सुनकर आई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है एंड इसके बाद हम सभी को फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया था, जहाँ पर आई अपने सो कॉल्ड पति से बोलती है कि तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है और हमारे बच्चे बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं। और ये बोलकर आई अपने सो कॉल्ड पति को एड्रेस देती है अपने घर का और उसे इनवाइट करती है कि वो अपने बच्चों से मिलने आए। एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आई की वजह से साइटो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आई की वजह से इस समय साइटो बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है और इसलिए साइटो आई को थैंक यू बोलता है कि उसकी वजह से आज वो इतना ज़्यादा अमीर बन चुका है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि टीवी पर भी ऐसी न्यूज़ आती है, जहाँ पर बोला जाता है कि के-पॉप ग्रुप बिका मोची काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है जापान के अंदर। और ये सुनने के बाद साइटो एक्वा को हक कर लेता है और बोलता है कि बच्चे, अब तुम सभी को पैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तुम बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हो और अगर तुम लोग चाहो तो तुम अपना खुद का घर कर सकते हो, वही बहुत बड़ा घर। और साइटो की बात सुनकर मियाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके हैं और इवन यहाँ तक कि आई के सारे कॉन्सर्ट की टिकटें कुछ ही सेकंड के अंदर बिक जाती है और हमेशा आई का कॉन्सर्ट हाउसफुल रहता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग इस समय खुश हैं। और ये सब कुछ हुआ है हमारी आई की वजह से। खैर इसके बाद साइटो नशे की हालत में बोलता है कि देखो आई, अब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, तुम बहुत ज़्यादा रिच बन चुकी हो एंड मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी एक्वा और रूबी के फादर से मिलूं। और ये बात सुनने के बाद आई बोलते कि हाँ, मैंने उनसे बात करी है और बहुत जल्दी एक्वा और रूबी से मिलने आ रहा है। और ये बोलने के बाद आई सोचते है कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ, मैं इन लोगों से कितना बड़ा झूठ बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि उनके फादर कभी नहीं आने वाला मिलने के लिए। और ये बोलने के बाद और ज़्यादा डीपली वे के अंदर आई सोचते कि पहले मैं क्या थी और मैं क्या बन गई। मैं जानती हूँ पहले मैं बहुत गरीब थी और मेरा बचपन सपना था कि मैं एक आइडल बनूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं मिडिल क्लास के अंदर थी, तब साइटो मुझे मिला था और साइटो ने मुझे देखते नहीं मुझे एक ऑफ़र दिया आइडल बनने का, लेकिन मैंने उस समय मना कर दिया क्योंकि साइटो मुझसे बहुत सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा था। और देखा जाए तो उस समय मेरे अंदर का आइडल भी मर चुका था, क्योंकि उस समय मुझे कोई आइडल नहीं बना था, बल्कि मुझे एक फैमिली चाहिए थी जो कि मुझसे प्यार करे और मैं उनसे प्यार करूं, क्योंकि वो जानती थी कि जो खुशी उससे फैमिली से मिलेगी वो कभी भी एक कैपो आइडल बनकर नहीं मिल सकती है। और दोस्तों इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आई साइटो से बोलते कि मैं जानती हूँ कि एक कैपो आइडल की लाइफ बिल्कुल झूठ पर टिकी होती है, वो 24 आवर झूठ बोलते हैं और इवन यहाँ तक कि वो अपने फैंस से भी झूठ मूठ का प्यार दिखाते हैं, जिसे देखकर मुझे लगता है कि शायद से एक कैपो आइडल की लाइफ बिल्कुल झूठ पर टिकी होती है और इसीलिए मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। और आई की बात सुनने के बाद साइटो बोलता है कि अच्छा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, खैर कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम चाहो जब तक मेरे साथ काम कर सकती हो। और इवन बात रही हमारे झूठ बोलने की, तो देखो मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा झूठ बोलने के, जिससे तुम्हें हर्ट बिल्कुल नहीं होगा और तुम्हारे फैंस भी खुश रहेंगे, ठीक है। एक काम करो, तुम अपने फैंस को ना आई लव यू की जगह आई लव यू ऑल बोलो,
जिससे तुम्हें हर्ट नहीं होगा और तुम्हारे फैंस भी खुश रहेंगे। लेकिन तभी आई बोलती है ये भी तो झूठ होगा ना। लेकिन तभी साइटो बोलता है कि देखो इतना झूठ चलता है, ठीक है। और तुम खुद सोचो, अगर तुम फेमस हो गई तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा जो तुम चाहती हो। और साइटो की बात सुनने के बाद हम सभी देखते हैं कि आई थोड़ा बहुत सोचती है और साइटो को उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है। और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड ये पार्ट खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो एंड लाइक करना बिल्कुल भूलो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करने में और बनाने में, ठीक है। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड और पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड sayonara।